जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहकर खुद को खुश और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून कैसे बनाया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ ना, अगर आप लोगों ने उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया ना, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होने के साथ साथ बहुत खुशगवार भी गुजरेगी। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ टर्किश कबाब मसाला की रेसिपी भी शेयर करनी है। अगर आपने ये रेसिपी घर में एक बार बना ली ना, तो आपके घर वालों ने आपसे बार बार इसी की फरमाइश करनी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। आज ये मैं सुबह उठी हूँ तो मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने फटाफट से अपना ड्रेस चेंज किया, थोड़ी सी खुशबू लगाई, क्योंकि हम जितनी बारिश हो भी जाए ना, तो हम ऐसे एरियाज़ में रहते हैं कि बारिश के बाद हब्स हो जाती है, और जैसे ही पंखे के नीचे से हम लोग हिलते हैं ना, तो पसीने की जो है ना वो एक स्मेल स्टार्ट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ना मैं हमेशा से बॉडी स्प्रे यूज़ करती हूँ। और ये J.Dot के जो बॉडी स्प्रे मैंने आपको दिखाया ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। 24 आवर्स तक इसकी लास्टिंग जो है ना वो रहती है। तो मैं बस इसको लगा लेती हूँ ताकि पूरा दिन पसीने की स्मेल से जो बुरा हाल होता है ना, उससे ज़रा जान छूट जाए और पूरा दिन बहुत अच्छे से खुशगवार गुजर जाए। और ये ड्रेस जो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, क्योंकि ये मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने पिछले साल गिफ्ट किया था। तो इसको मैं जब भी पहनती हूँ ना, मुझे उसकी बहुत याद आती है और मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है। बस फिर मैंने सिर्फ बेड सेट किया था और मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद मैंने आज बनाया था अपने लिए कीमे वाला पराठा। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो सुबह थोड़ा सा काम से लेट हो रहे थे, तो मैंने उनको भी नाश्ता बनाकर पैक करके दे दिया था, तो वो अपने साथ ले गए। आज मैंने सारे कामों से पहले सबसे पहला जो काम किया वो बनाई थी मैंने हांडी, क्योंकि एक तो मौसम अच्छा था, तो मुझे यही था कि गर्मी के लगने से पहले ना मैं खाना बना लेती हूँ। तो खाने में मैंने आज बनाया था कबाब और आलू। ऐसे तो कोफ्ते कहते हैं इसको, कोफ्ते, लेकिन शेप जो थी वो मैंने इसकी कबाब की बनाकर खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम करने थे। हॉर्सेस भी पैक करने थे, बाज़ार जाना था, कुछ ग्रॉसरी करने वाली थी वो भी करने थे, इतने सारे काम करने थे। तो मैंने कहा सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, कम से कम मुझे खाना बनाने की जो टेंशन है ना उससे आज़ादी मिल जाएगी, और फिर मैं अपने बाकी सारे के काम जो है ना वो आराम से कर लूँगी। अब आप लोग मेरे काम शाम देखते रहें और हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने एंड पे आपके साथ रेसिपी भी शेयर करनी है। तो फिर ऐसा होता है कि टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है और रेसिपी जो है ना फिर मुझे शॉर्ट बतानी पड़ती है। और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप रेसिपी डिटेल में बताया करें, हमें आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। अक्सर गर्ल्स और स्पेशली मेरी स्टूडेंट्स जब आकर मुझे काम के हवाले से बात करती हैं, तो साथ साथ मुझे वो ये भी बताती हैं कि मैम हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, दिमाग 24 घंटे डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। तो आप हमें बताएं कि हम लोग क्या करें ऐसा जिससे हम टेंशन से भी निकल सकें। आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, आप कैसे रहती हैं, अपनी लाइफ को कैसे आप पुरसुकून बनाती हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें अपने एक्सपीरियंसेस। तो मैं उन लोगों को हमेशा यही बोलती हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, एक तो सब्र, कि कोई अगर आपको कोई बात कह देता है ना, तो उसको आपने सब्र से, हौसले से बर्दाश्त करना है। और दूसरी बात, आप लोगों ने कभी भी किसी से तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी, चाहे उसमें आपके माँ बाप हों, चाहे आपके सास ससुर हो, चाहे आपके बहन भाई हों, और सबसे बढ़कर चाहे आपके हस्बैंड हो। अब आप सोचेंगे कि अगर हम ससुराल में रहकर हस्बैंड से तवक्कुआत नहीं करेंगे तो हम किससे तवक्कुआत करेंगे? तो जी आपने अपनी तवक्कुआत रखनी है सिर्फ अल्लाह से। अगर आप किसी का काम कर रहे हैं और आप आगे से चाहते हैं कि जी बदले में आपको रिवार्ड मिले, जैसे आपने किसी देवरानी का कोई काम कर दिया, जिठानी का कर दिया, उनके बच्चों को कुछ कर दिया, और बदले में आप ये चाहें या उनसे तवक्कुआत करें कि वो भी आपके बच्चों का कोई काम कर दें, या आपने सास ससुर का कोई काम कर दिया, तो आप ये सोचें कि भी, और उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपका ख्याल करेंगे, या फिर आप अपनी नंदों से या देवरानी जिठानी से ख्याल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हमने तो उस टाइम पे उसका काम कर दिया था, अब मेरा टाइम आया तो मेरा कोई काम नहीं कर रहा। तो ये होती है एक्सपेक्टेशन टूटना, क्योंकि हर जगह पर एक जैसा माहौल नहीं होता। सम टाइम आप लोगों का एहसास कर लिया जाता है और सम टाइम नहीं करता। ये एक पूरी एक बहस छिड़ जाएगी, अगर मैं इस टॉपिक पे भी बात करना स्टार्ट करूँ तो एक बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी से तवक्कुआत नहीं रखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी, क्योंकि आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि आपने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन बांधी ही नहीं है कि जी आपने अगर किसी का काम किया है या आपने किसी के लिए कोई अच्छा मामला किया तो वो भी आपके साथ ऐसा ही करे। तो जब आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी ना, तो आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, आपको टेंशन भी नहीं होगी, आपका जहनी सुकून भी ख़राब नहीं होगा। और दूसरी चीज़, ससुराल में रहकर ना सब्र, बर्दाश्त और हौसला अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना आसान काम नहीं होता। इवन कि मैं अगर आपको कहूँ कि जब शादी के स्टार्टिंग
स्टार्टिंग टाइम होते हैं, कोई 100 में से 10 लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड जो है ना उनका ख्याल करते हैं। अदरवाइज़ जितने भी लोग होते हैं ना, शुरू के 2, 4, 5 साल तो आपके हस्बैंड भी आपके अपने नहीं होते, मतलब उनको सिर्फ ख्याल होता है ना तो अपने घर वालों का होता है। उस सिचुएशन में ना आपको अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग कायम करनी है, अपने हस्बैंड को एतमाद में लेना है कि वो आप पर एतबार करे। अगर तो आपकी सास ने आपको कोई जल्ली-कटी बात सुना दी है, क्योंकि जो अक्सर सासें करती ही हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि 100 में से कोई 1 तो सासें ऐसी निकल आती हैं या 5-10 ऐसी निकल आती हैं जो अपनी बहू को बेटी कह के तो लेके आती हैं लेकिन बेटियों की तरह रखें भी। लेकिन अदरवाइज़ सास जो होती है ना वो सास ही होती है। वो मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि अगर सच्ची सगी माँ भी सास बन जाए ना तो वो सास वाला किरदार ही निभाती है। तो ये मिसाल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों को देखती हूँ, उनकी लाइफ देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये किसी ने सही जुमला बोला है। तो मैं आपको यही कह रही थी कि वो बातें जो आपकी सास आपको गुस्से में कह रही हैं तो वो आपने अपनी देवरानी जेठानी से शेयर नहीं करनी, क्योंकि देवरानी जेठानियों का एक ऐसा रिश्ता होता है ना कि वो हमेशा इस बात की समझ लें कि टो में रहती हैं कि किसी की कोई बात पता चले। खैर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं जैसे दुनिया को देखती हूँ उसके बारे में कह रही हूँ, या अपनी नंदों से कोई बात ना करें, या नंदों की और आपकी किसी बात पे झगड़ा हो गया तो वो आपने देवरानी जेठानी से शेयर नहीं करना। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूँ तो बैक बाइटिंग से जितना आप बचेंगी ना उतनी आपकी लाइफ सुकून आएगी, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि आपका कौन सजन है और कौन आपका दुश्मन है। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, स्पेशली ससुराली रिश्ते, ये कभी भी बहुत कम होता है, 100 में से कोई 10 या 20% के आपके अपने बने, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगियाँ हो जाती हैं लड़कियों को गुजारते हुए। ससुराल वाले कभी अपने नहीं बनते। और इवन के बहुत सारे सिचुएशंस में तो हस्बैंड्स भी नहीं होते अपने, बहुत ही कम होता है कि हस्बैंड आपको अंडरस्टैंड करें। लेकिन एक टाइम आता ज़रूर है हर लड़की की लाइफ में कि जब उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, उसको सोचता है, उसको समझता है कि मेरी बीवी मेरे कैसी है, मेरे घर वाले कैसे हैं। और तीसरी बात, अगर आपने सुन लिया ना कि देवरानी जेठानी या नंद और सास आपस में मिलकर क्या बात करी है, वो चाहे आपके खिलाफ ही क्यों ना बात करी, आपने ना उन बातों को एक तरफ से सुनना है, दूसरी तरफ से निकाल देना, सीधे दिल पे नहीं लेना। क्योंकि जब हम लोग उन बातों को दिल पर ले लेते हैं ना तो हम क्या करते हैं, अपना ज़हनी सुकून ख़राब करते हैं। और जब हमारा ज़हनी सुकून ख़राब होता है तो फिर हम लड़ाई झगड़े करते हैं। किसी की सही बात जो होती है ना, पॉजिटिव बात भी हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही होती, हमें ऐसा लगता है कि वो अगला बंदा हमारे बारे में गलत ही सोच रहा होगा। इसलिए और अगर आपकी कोई देवरानी जेठानियाँ हैं, वो आपस में कोई बात कर रही हैं तो भी आप लोगों ने उस पर कान नहीं धरने, चाहे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना बातें कर रही हूँ। आपने बस चुप करके सुनना है और गुजर जाना है। एक तरफ से सुनना है, दूसरे से निकाल कर सुकून पुरसुकून वाली ज़िंदगी आपने अपनी गुजारनी है। किसी की बातों पर ना तो ध्यान देना है, ना ही किसी की बातों पर अमल करना है। और अगर हाँ कोई उल्टी सीधी बात आपको कोई पढ़ाता भी है ना, चाहे आपकी नंद किसी देवरानी जेठानी के खिलाफ आपके कान में डाल रही है, या आपकी देवरानी जेठानी नंदों या सास के खिलाफ आपके कान भर रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना ऐसा होता है, जो आपसे पहले वाली बहुएं हैं ना जो ससुराल में रह रही हैं, उनको ना बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है और उनकी यही कोशिश होती है कि वो ना आपको आते ही ना ससुराल वालों के ख़िलाफ़ कर दें, ताकि आपका जो माइंड है ना उनके लिए एक नेगेटिव किरदार जो है ना वो अदा करना शुरू कर दे, और उनकी कोई पॉजिटिव जो चीज़ है ना वो भी आपको नज़र ना आए। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने, मैंने आपको जैसे बताया, एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालना है। किसी भी चीज़ के ऊपर कान नहीं धरने, खुद हर बंदे का रवैया जो है ना आपने ऑब्जर्व करना है। जब आप ये सारे काम करेंगी ना तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आपके साथ कैसा है, कौन किस तरह से है। और रही बात मुखलिसी की, कि अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे ससुराल वाले आपके साथ मुखलिस होंगे, तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आपके साथ मुखलिस हो। अदरवाइज़ कोई भी मुखलिस नहीं होता किसी के भी साथ। शुरू के जो चंद साल होते हैं ना वो हर लड़की की ज़िंदगी में ना मुश्किल के साल होते हैं। उसको स्टार्टिंग में अपने हस्बैंड की नेचर का नहीं समझ आ रहा होता कि वो किस नेचर का है, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। सबसे बड़ी टेंशन तो हम लड़कियों को यहीं पर होती है कि पता नहीं होता कि हस्बैंड्स को क्या पसंद आएगी बात और क्या नहीं पसंद आएगी। क्योंकि पहले आपकी जितनी मर्जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आपको लगता हो कि शादी के बाद हमारी लाइफ बड़ी अच्छी होगी, लेकिन शादी के बाद जब आप साथ रहते हो ना तो आपको एक दूसरे की खूबियों का और एक दूसरे की बुराइयों का अंदाज़ा पता चलता है। इन शॉर्ट तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपने किसी की भी कोई बात, स्पेशली अगर बुरी लगती भी है ना, तो आपने उसको अपने दिमाग पर सवार नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग पर सवार करेंगे ना तो आप खुद को अजियत में डालेंगी, और इसमें सारा का सारा खसारा सिर्फ आपके हस्बैंड के और बच्चों के हिस्से में आएगा। क्योंकि अगर आप परेशान तो समझे पूरा घर डिस्टर्ब। तो चलो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी की स्टार्ट में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं कल रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी ना तो हमारे चली गई लाइट। तो ये एक ईद का क्लिप था जिसमें मैंने कीमे के कबाब का मसाला बनाया था, तो मैंने वही वाला क्लिप इसके अंदर ऐड कर दिया अगेन से, क्योंकि बाकी की जो रेसिपी थी वो सेम टू सेम वही थी जो मैंने आप लोगों को आगे जाकर बतानी ही थी।
क्योंकि स्टार्टिंग प्रोसीजर एक जैसा ही था। तो प्याज को मैंने निचोड़ लिया और चॉपर में कीमे को मैंने चॉप कर लिया। आप लोग चाहे तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। और कीमा ना इस सिचुएशन में आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और प्याज जो मैंने चॉप की थी उसको मैंने पानी अच्छे से निचोड़ लिया, क्योंकि प्याज अगर मेरा आधा किलो कीमा है ना, तो प्याज भी मैंने आधा किलो ही लेनी है। यहाँ पर मैंने ऐड करना है जी 4 से 5 लहसुन के जोए, और अदरक का जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया था। हरी मिर्चों अभी मैंने बारीक बारीक काट ली थी। इसके अंदर मैंने ऐड किया था नमक, बादाम, काजू और नारियल को मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट किया और उसको पीस कर एक पाउडर बना लिया। और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून वो ऐड कर दिया था गरम मसाला पाउडर, रेड क्रश चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर या फ्रेश ज़ीरा भी आप लोग डाल सकते हैं, और धनिया पाउडर। कोशिश करें कि ज़ीरे और धनिया को भी आपस में भून कर फिर इसके अंदर ऐड कर दें, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। भुने हुए चनों का पाउडर या फिर बेसन को भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अगर आपके पास मकई का आटा है ना, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस पूरा जो मेरे पास कीमा था ना, वो तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब था। और इसके अंदर जो मैंने डाला था मकई का आटा, वो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाला। और अगर आपने बेसन भी डालना है तो तवे पे भूनकर इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद मैंने इसको रैंडम सा मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाल कर ना खूब तरीके से इसको घुमाया फिराया, सैरें कराई, और ताकि अच्छे तरीके से कीमा जो है ना वो मेरा बारीक पीस जाए और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जी मैंने अपने हाथ की हथेली की मदद से ना इसको ना खूब सारा गूंदा, इतना गूंदा इतना गूंदा इतना गूंदा कि ये बिल्कुल मुलायम हो गया। और पता है क्या, सब लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि कबाब इतने ज़्यादा तुम्हारे सॉफ्ट क्यों बने, क्योंकि मैंने इसकी मिठाई बहुत ज़्यादा की थी और इसको बहुत अच्छे तरीके से मसला था। जितने अच्छे तरीके से आप इसको मसलेंगे ना कबाब आपके, उतने अच्छे ही बनेंगे। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ये लौंग से कबाब बना दिए थे इसके, और कबाब बनाकर मैंने इसको फ्राई कर लिया था। इसको मैंने पेंसिल के ऊपर लगाकर कबाब बनाए थे, ताकि मेरे कबाबों की जो शेप है ना वो बिल्कुल टर्किश कबाब जैसे हो, जैसी आ जाए। तो अब यहाँ पे मैंने एक ग्रिल पैन के अंदर 1 चम्मच घी डाला और साथ ही मैंने बटर ऐड करके बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने दिया। और फिर जूलियन कटिंग की हुई प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें और टमाटोज़ को मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से तेज़ आग पर स्टिर फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद जैसे ही मुझे लगेगा कि अब जो वेजिटेबल्स हैं वो सौते होना स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट और ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि ताकि वेजिटेबल्स जो है ना वो हमारी फीकी फीकी ना रहें, इसके अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और बस ये वेजिटेबल्स आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, सिर्फ इनका कलर चेंज होने तक मैंने इसको पकाया। उसके बाद जी मैंने इस सारे मिक्सचर के अंदर कबाबों को डाला और उसको अच्छे तरीके से ना तेज़ आंच पर थोड़ा सा फ्राई किया। और उसके बाद जी मैंने लगा दिया इसके अंदर कोयले का धुआं, कोयला डाला, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो है ना वो कुकिंग ऑयल या घी डाल के डालेंगे ना तो कोयले के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है बस। उसके बाद मैं इसको ढक के 5 से 7 मिनट छोड़ दिया। और जब मैंने इसका ढक्कन उठाया तो ओ माय गॉड, ये इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और ये इतने मज़े के बने थे कि आप लोग इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड को इतने पसंद आए थे कि उन्होंने माशाल्लाह से खाना जो था ना वो अपना लिमिट से एक्स्ट्रा ही खा लिया था कि बेगम तुमने बनाया ही बहुत मज़े का। और भाभी जो मेरी जिठानी है ना उनको भी बहुत पसंद आया था, वो कहती तुमने बहुत अच्छा बनाया है। और अगर आप लोगों को मेरी जो दी हुई टिप्स हैं वो कोई एक पॉइंट भी उनका अच्छा लगा है और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं बाज़ार में मैंने क्या क्या शॉपिंग की वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।